अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आप सब के लिए एक बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ बेसिकली ये है कि मैं वापस आ गया हूँ दोबारा आपकी वेकेशंस को ख़राब करने के लिए अपना मैथ्स का लेक्चर लेकर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए हैं या सॉल्व कर लिए हैं, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप हर सवाल को रट्टा लगाते रहो और उसको सॉल्व करते रहो। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे करना है। ये मैं चीख नहीं रहा, ये मेरा अंदर की जो एनर्जी है वो आपके साथ डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रही है। तो अभी वाले क्वेश्चन को हम लोग ज़रा गौर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके पास लिखा हुआ है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्या हो गया, मार्कर किधर गया हमारा बेचारा, वेयर इज द ड्रॉ एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू सिलेक्ट। ओए होए, इतने ज़्यादा मार्कर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। चले रेड वाला चूज कर लिया। ओके, सो द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हम लोगों ने क्या करना है जी, वैल्यू मालूम करनी है एम की। अब ठीक हो गया जी, समझ आ गया, पहला कंसेप्ट क्लियर है कि हमने एम की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन उसने आगे थोड़ी बहुत और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। व्हेन, जबकि आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो दो आंसर आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको रूट्स बोला जाता है। वो रूट्स, अच्छा जी, व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, जब वो वाले रूट्स नीचे दी हुई जितने भी इक्वेशंस हैं उनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखें, अब ये हमने जितने भी पिछले क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया था, हमने एक चीज़ देख ली थी, रूट्स इक्वल परफेक्ट स्क्वायर फाइंड वैल्यू, ये बार बार हमारे पास चीज़ें आ रही थी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, समझना है, अप्रोच डेवलप करनी है, कंसेप्ट को समझना है कि हमसे वो डिमांड अगला जो है एग्जामिनर, पेपर या कोई भी जो पेपर बना रहा है या जिन्होंने बुक, हाँ उनको क्या बोलते हैं, ऑथर, जिन्होंने बुक ऑथर की है, जो ऑथर हैं वो हमसे क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, वो हमारी क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। हमारा मैथ का बेसिक ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई भी सवाल है और आप उस सवाल को बस जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, डिस्क्रिमिनेंट लगाया और आंसर निकाल लिया। अगर आप अभी तक अपनी इस मैथमेटिक के सब्जेक्ट्स को, मैथमेटिक क्या हो गया है, मैथमेटिक के सब्जेक्ट को अगर आप ये समझ रहे हो कि सवाल आया है, पढ़ा है, उसका जवाब दिया है, बस दैट्स इट, ये हमारी मैथ है। तो बच्चे, आपको अपनी मैथ की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। अब समझने के लिए मैं अगर इस क्लास में मैंने आपको समझाने लग पड़ा तो जो आपका 20 मिनट का, 2 मिनट का सवाल 20 मिनट में चला जाता है, तो ये टॉपिक तो समझे घंटों भर चला जाएगा। तो सिंपल है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि बेसिकली हमारी जो मैथ है उसका मेन मकसद क्या है। हमारा मैथ का मेन मकसद सिंपल अल्फाज में वही है कि प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे पास ये सवाल जो है, ये हम लोग अपनी क्या करते हैं कि कॉग्निटिव हमारे पास फंक्शनिंग होती है, उसको इन्हेंस करने के लिए कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, उनको इन्हेंस करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं, ताकि जब हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आए तो हम लोग रटे रटाए की बजाय जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको समझ कर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ब्रिजेस बनती हैं, ये जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, इनमें आपके पास मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। ये वही बात है बच्चे, अगर आपने मेरे से बातें करवानी है, लेक्चर लेंथी हो जाता है, तो बैक टू द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एम की।
किस में से, नीचे आपके पास 3 पार्ट्स दिए हुए होंगे जिनमें से एक पार्ट ये वाला है, और उसने आपको बता दिया है कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे आपके पास जो आंसर आएंगे जिनको हम लोग रूट्स बोलते हैं वो आपके पास क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। और अब ज़रा अपना जहन जो है उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, क्या करना है, आपने अपने जहन को थोड़ा सा जोर देना है जहन के ऊपर, और सोचना है कि हमारे पास जो रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के वो कब इक्वल होते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है तो हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल टू आ जाते हैं ज़ीरो के। तो हमें समझ आ गई है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले वही चीज़ हमने देखना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम लोगों ने क्या करना है, इनमें से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू है जो कि हमने मालूम करनी है m। अब ये वैल्यूज़ निकालने का मकसद क्या था, क्योंकि हमने इनको अपने फेवरेट फार्मूला जो मैंने निक नेम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट चाचा के जो फार्मूला है उनकी, अच्छा उनमें उसमें पुट करना है जो कि है, अच्छा पहले ब्रैकेट्स नहीं डालते, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, अंकल माइंड कर जाएंगे। b² -4ac, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट चाचा का फार्मूला आ गया है। अब अच्छा ये मैं मजाक के लिए कहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट चाचा, ताकि ज़रा इंजॉयमेंट भी होती रहे और आपको समझ भी आता रहे, क्योंकि फार्मूला याद करना जो है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमारे पास b² की जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी b की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास आती है, जो भी है उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ज़रा खाली ब्रैकेट्स लगा देनी है। और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। और ये कलर चेंज करने की बस कोई ख़ास वजह नहीं है, ज़रा विजुअली अपीलिंग लगता है। बी हमारे पास 6 है तो 6 आ गया, ए हमारे पास 1 है तो 1 आ गया, और सी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो आ गया। अब नीचे वो जुमला जो मैंने कल आपको बताया था कि एज रूट्स आर इक्वल, यानी कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास देन, इधर शायद मेरे ख्याल से एक कॉमा आएगा, देन डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ, इक्वल किसके होगा, ज़ीरो के। लिखना लाजमी नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन अगर लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा इधर डिस्क्रिमिनेंट था, अब इस ओए क्या हो गया है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट था, इसकी जगह मैंने ज़ीरो लिख लिया और ये आपके पास उसकी रीज़न आ गई। और रीज़न मैंने आपको डिटेल से क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 में एक्सप्लेन की थी। अच्छा 6 का स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू समथिंग स्पेशल विच इज़ 36। आगे माइनस था और 4ac था, -4m बन जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। ये अब -4m है तो ये जब लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे +4m एंड इक्वल टू 36। 4 is being multiplied by m and if we move it to the other side which is the right side then it will be divided by 36। and कितने टाइम्स आप 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 36 आएगा, या 36 को डिवाइड करो 4 पर तो क्या आएगा, मुझे सोचने दें, मेरे ज़रा दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है। 9 टाइम्स। तो आपका आंसर m की जो वैल्यू है वो बेसिकली आ गई है 9। मुझे चेक करने के दें कि क्या ये वैल्यू मेरे पास ठीक आई है या गलत आई है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा इशू हो गया होगा। नहीं बच्चे, m की वैल्यू मेरे पास 9 ठीक आई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का पार्ट 1। अब चलते हैं 6 के पार्ट 2 की तरफ। ओके शहजादियों, तो मैं वापस आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 के साथ, और इसमें भी हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास m किस जगह पर लिखा हुआ है, पहले उसको ज़रा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये भी m है और ये भी m है, और दोनों m है। जाहिर सी बात है कि दोनों m की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास सेम होंगी। लेकिन एक चीज़ का अगर आप लोग ध्यान दें ना, तो यहाँ पर m के ऊपर डली हुई है डिग्री 2 यानी कि पावर 2। तो इसका मतलब है हमारे पास m के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर्स आएंगे। और उसने जो सवाल देने वाला है उसने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इस पूरी इक्वेशन के जो आपके पास रूट्स हैं, यानी कि जो सोल्यूशन है, जैसे कि क्या कहते हैं, जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं जी, इक्वल हैं। और ये आपके पास कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है 0 के। वंस अगेन एक्सप्लेन डिटेल से करवाया हुआ है, तो अगर आपने चेक करना है तो देख लें। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक वीडियो, डेडिकेटेड और स्पेसिफिक का मेरे ख्याल से मतलब एक ही है, तो वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं। और मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरे पढ़ाने का जो मेथड है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों। जाहिर सी बात है ये मिड ऑफ द लेक्चर में बात पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में पूछनी चाहिए थी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मुझे पता है वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी चली जाती है, बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, आपका और माइंड भी फ्रेश रहे। और जाहिर सी बात है कि आपके जो डाउट्स हैं वो भी, डाउट्स तो मैंने भी खैर क्लियर आपके नहीं किए, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है मोस्टली वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है। इसका सिंपल मतलब है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। सो वी नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ ए विच इज़ एम स्क्वायर, we need to write the value of b. Now this whole thing which is below, नहीं below का तो मतलब नीचे होता है, which is before x or which is the coefficient of x, that is basically the value of b। और कांस्टेंट बेचारा हमारा अकेला आ जाता है। अच्छा, राइट साइड पर अगर ज़ीरो ना होता ना, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, डिस्क्रिमिनेंट का हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अंकल का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट फॉर्म डिस्क और आगे डॉट, ताकि पता चले। फार्मूला है बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac, अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, खाली ब्रैकेट्स लगा लेंगे, सो दैट वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज आवर चांसेस ऑफ एरर। बी की वैल्यू हमारे पास अब ये पूरी है, दो जो पूरी से मुराद 2m+1 है, तो इसको हम लोग फिल कर लेंगे इस बी स्क्वायर वाली वैल्यू में, ये इसके साथ जो कि है 2m। अच्छा, ये जाहिर सी बात है अच्छी अजीब सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सपेंड कर लें, कैसे करेंगे, हाँ ये चीज़ किधर गया हमारा मार्कर, यहाँ पर 2m+1, ये b की वैल्यू आ गई, और ऊपर स्क्वायर क्योंकि मैंने ब्रैकेट की वजह से डाला हुआ था। a हमारे पास है m का स्क्वायर और c हमारे पास है 1, और डिस्क्रिमिनेंट एज, अच्छा ये b नहीं है बच्चे, d है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है इक्वल किसके, डिस्क्रिमिनेंट बच्चे इज इक्वल टू दिस। अब नीचे वही स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूँगा जी, स्मार्ट वर्क करूँगा। मैं यहाँ से इस बेचारे को कॉपी करूँगा, ये कॉपी हो सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कॉपी किया और नीचे ले आया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। साइड पर चला गया, साइड इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एक काम करते हैं, इधर करते हैं और इधर हम इसको फिर उधर चला गए,
यहाँ से मुझे लगता है इसको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ये अब प्रॉपर आपके पास जगह पर आ गया है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा जी, अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह जो कि बेसिकली ये है, इसकी जगह हम लोग ज़ीरो डाल देंगे। रीज़न आपको पता है। नेक्स्ट थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, अंदर एक टर्म है, दूसरी टर्म में दोनों एक ऑपरेटर जो कि प्लस या माइनस के साथ सेपरेट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास इधर फार्मूला लगेगा विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मोस्टली हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, मैं 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, कि हम लोग फार्मूला को रटने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या समटाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे, इससे कख फ़ायदा नहीं होगा आपको, यकीन माने। आपको फ़ायदा फार्मूले का उस वक्त होगा जब आपके सामने कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको देखते ही सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, जाहिर सी बात है, मैं पिछले अराउंड 6 ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब पता नहीं आपको लगेगा या नहीं, 6 ईयर क्या बनते हैं, 2 या वो फिर कभी बात करेंगे। अब मुझे देखते सारी पता चल रहा है कि एक टर्म ये देखे है, दूसरी टर्म ये देखे है, दोनों ऐड हो रही हैं, ऊपर क्या डला हुआ है, स्क्वायर डला हुआ है। तो हम लोग इधर क्या कर सकते हैं जी, इधर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, उनका स्क्वायर वाला फार्मूला। अच्छा जी, फार्मूला हमारे पास है जी, ए स्क्वायर वही ब्रैकेट वाला काम करते हैं, प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स के दरमियान में ये देखें प्लस था, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा प्लस 2a और b, और साथ में -4m स्क्वायर। हमारा तीनों को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब एक काम करते हैं, ज़रा सी कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये a है और ये b है, तो हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ को इधर पुट कर लेना है। तो ये a की वैल्यू 2m, ये 1, ये a की वैल्यू हमारे पास 2m और ये 1। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं बच्चे। टू के बाद छोटा सा m डालना है ताकि क्लियर हो जाए, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। सिंपल, अब क्या करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। रेड वाले आप तो साइड में होना, आपका तो काम बस ख़त्म हो गए। अच्छा जी, 0 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो आपका 2 के ऊपर भी आएगा और m के ऊपर भी आएगा। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 2 4, और साथ में m और 4m जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा 4m। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों ने सीखी हुई है, नहीं सीखी हुई तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं बेसिक जो है वो भी आपके क्लियर करवा सकूं। अच्छा, अब मुझे नज़र आ रहा है, मेरी नज़र पड़ गई है, लेकिन मैं आपको मौका देना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई ऐसी टर्म नज़र आ रही है जो कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। हाँ जी, जाहिर सी बात है, आप कहोगे सर पूछने वाली बात है, ये प्लस 4m स्क्वायर है और ये आपके पास -4m स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। जैसे 4 - 4 0 बनता है, तो इसी तरीके से 4m का स्क्वायर माइनस, ये किधर गया मार्कर, 4m का स्क्वायर -4m का स्क्वायर जो है वो 0 ही होगा। तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, किचमिच हो रही है, एक लाइन एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। अच्छा, पीछे बच गया 1 और पीछे बच गया 4m, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 + 4m। तो गैस करें, अब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरे जहन में मुझे पता चल गया m की वैल्यू क्या आ गई है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये +1 है, लेफ़्ट साइड पर आएगा तो क्या बनेगा, -1। तो हम ओए, ये किधर चला गया। अच्छा, कभी कभार मैं बोलता हूँ ऐसे जो लफ्ज़ जो बोलने नहीं चाहिए, और मुझे शक पड़ता है कि ये अगर वीडियो मेरी वायरल चलेगी तो ऐसे वर्ड्स जो है ना, ये ऐसे मशहूर होंगे कि जैसे बस
कुछ नहीं कह सकते। 4 और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो m विल बी ऑन द राइट साइड एंड 4 विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द which is being multiplied with m will come to the left side and be divided by, इंग्लिश जब नहीं बोल सकते इतनी खास तो बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस बोलता नहीं हूँ। तो ये हमारे पास आ गई है m की वैल्यू विच इज़ -1 डिवाइडेड बाय और 4। और लेट मी वेरीफाई कि क्या मेरे पास m की यही वैल्यू आ रही है या कुछ और आ रही है। ओके करेक्ट, मेरे पास m की यही वैल्यू आ रही है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड फाइनल पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Okay everyone, welcome back to the last and the final part of question number 6. So let's begin. अब इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी ये क्वेश्चन है या क्या चीज़ है, इसमें करना क्या है, समझ ही नहीं आ रही। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने बेसिक रूल याद रखना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो है, क्योंकि हमारे पास x की पावर जो सबसे बड़ी है वो 2 है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, एब्सोल्युटली लिखी हुई है, क्योंकि पहले x² फिर x और एंड में ये बेचारे हमारे कांस्टेंट आ गए हैं। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा हमने काम क्या करना है, हमने जो m है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। m आपको मल्टीपल जगह नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है उधर हमने m की वैल्यू मालूम करनी होगी। और साथ ही साथ दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसने कहा हुआ है कि ये जो आपके पास बड़ी सी इक्वेशन और पता नहीं कैसी है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रूट्स यानी कि x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। एंड दैट विल ओनली बी, मैं फिर वो गलत बोलने लग पड़ता हूँ, एंड दैट विल ओनली बी इक्वल व्हेन द डिटर्मिनेंट नॉट डिटर्मिनेंट बट द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले a की। तो a हमारे पास कोफिशिएंट होता है x² का, ये x² है, ये x² का मुकम्मल कोफिशिएंट आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर हम लोगों ने लिख लेना है m+3 जो कि a की वैल्यू है, b की वैल्यू है जो कि कोफिशिएंट है x का विच इज m+1। सो वी विल राइट m+1 और c हमारे पास जो है वो अकेले ये 2 टर्म्स हैं, मतलब एक टर्म में दोनों नंबर हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा c m+1। गौर से देखें m+3 m+1 m+1 मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है। तो हमारी ज़रूरत आ गई है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का हमने यूज़ करना है, हमारी ज़रूरत आ गई है जी हमारे फेवरेट अंकल डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट चाचा। इनका फार्मूला हमारे पास है जी b² - 4ac। फार्मूले में देखो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब जब भी फार्मूले के अंदर वेरिएबल्स आएंगे तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो वेरिएबल है उसकी जगह ब्रैकेट लगा दें टू मिनिमाइज द एरर। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास b की मुझे लगता है शायद थोड़ी मैंने कम बना दी है ब्रैकेट्स। तो b हमारे पास है m+1, तो m+1 ये आ गया। a हमारे पास है m+3, तो m+3 आ गया, शुक्र है पूरा आ गया। और यहाँ पर m+1 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब देखने से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हुआ तो नहीं, अभी तो बैठा हुआ हूँ और बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। अगेन सेम काम करेंगे कि ये वाली जो
लाइन है, इस लाइन को हमने कॉपी कर लेना है ताकि हम लोग स्मार्ट वर्क थोड़ा सा कर सकें। ये हो गया कॉपी, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये राइट साइड पर ही जाएगा, पता नहीं क्यों। इसको हमने दोबारा क्या करना है, अच्छा ये सारा सिलेक्ट नहीं हुआ, हमने सबको सिलेक्ट करना है और इसको वापस ले आना है बिल्कुल सेंटर में ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। और हमने अपनी स्क्रीन जो है उसको भी थोड़ा बहुत सेंटर में ले आना है। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो है क्योंकि हमारे पास रूट्स इक्वल है, तो हमने ज़ीरो यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो ये है कि हमने कुछ फार्मूलाज जो हैं आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि फार्मूला रटना जो है वो काम नहीं आएगा जब तक आप लोग उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे, जो कि आपने 9th क्लास में ऑब्वियसली सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा तो आपके उस्तादों ने, आपके जितने भी उस्ताद हैं उन सब ने आपको गाइड किया होगा, लेकिन आप लोगों को भी मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। हो सकता है समझ नहीं आई होगी, हो सकता है आपके सर के ऊपर से चली गई होगी बात, लेकिन अगर वही बात है कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा फॉर योर ईज़। अच्छा, एक टर्म है, दूसरी टर्म है, दोनों आपस में ऐड हो रही हैं और ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, नज़र आ गया। कुछ इसमें निशानियाँ होती हैं, निशानी ढूंढ ली, यानी कि अब फार्मूला हमने अप्लाई कर देना है। फार्मूले के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें दोनों के दरमियान प्लस है तो जाहिर सी बात है आप प्लस फार्मूला इस्तेमाल होगा, प्लस 2ab वाला। ओके, नेक्स्ट क्या चलेगा जी, नेक्स्ट चलेगा हमारे पास अ कप ऑफ टी, नहीं बचे। नेक्स्ट चलेगा हमारे पास, ये देखें -4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो टर्म्स के साथ, तो पहले इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -4 स्क्वायर ब्रैकेट, और अब इसको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका जो बेसिकली है ना, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, इतना जूम काफ़ी है। m मल्टीप्लाई होगा इस m के साथ, देन अगेन सेम m मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा m के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा अगेन 1 के साथ। इसको एक मेथड भी बोलते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो कि मैंने किसी एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे उनकी वीडियो में देखा था। इसको ज़रा जूम आउट कर लें 1 मिनट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट, सेकंड सेकंड इन सेकंड सेकंड। अब मुझे याद भी नहीं है कि यही था या कुछ और था, लेकिन छोड़े, आपको बात समझ आ गई। हम क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आपको पता है कि कोई ना कोई मेथड ईजाद कर ही लेते हैं। तो हम लोग, अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया क्वेश्चंस में। तो m जब मल्टीप्लाई होगा m के साथ तो वो बनेगा m स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो m अगेन 3m देन अगेन प्लस 3। तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पर वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली है। ओके, दैट इज़ ग्रेट। अब जो हमने स्टार्टिंग में खाली ब्रैकेट लगाई थी ना, उनमें भी दो वैल्यूज़ को डालना है। उनमें वैल्यूज़ क्या है जी, ये हमारे पास m पहली वैल्यू है, 1 हमारे पास दूसरी वैल्यू है। तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट स्क्वायर जो है, उसमें आ जाएगा m का स्क्वायर। सो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर m, यहाँ पर 1, यहाँ पर m और यहाँ पर 1। नेक्स्ट m का स्क्वायर है तो हमें पता है m का स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो ठीक हो जाए। 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 2m, 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2m, 1 मैं नहीं लिखूँगा, 2 और m ही लिखूँगा। नेक्स्ट -4 मल्टीप्लाई हो रहा है आगे पूरी वाली ब्रैकेट के साथ, तो देखते हैं कि अंदर वाली ब्रैकेट में चल क्या रहा है।
अब देखें ये एम स्क्वायर है, ये 2m है, तो दोनों m सेम है, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं 4m। ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4m, और ये प्लस 3। मुझे लगता है मैं इधर एक चीज़ बोल रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 0, आई थिंक वो इधर डालना है या मैंने लेफ़्ट साइड पर डालना है, मतलब जिधर भी डाल लें, कोई उसमें हार्ड एंड कोर रूल नहीं है। मैंने अगर स्टार्टिंग में डाला हुआ है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर डाल लें। अब क्या करते हैं जी, अब हम लोग एक काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये +1 नज़र आ रहा है और ये -4 नज़र आ रहा है, तो आप कहो जी 1 -4 सर, इसका तो जवाब -3 आएगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास -4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अगली पूरी एक ब्रैकेट के साथ, तो पहले उस ब्रैकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। आगे समझ? m स्क्वायर प्लस, ओए किधर प्लस जा रहा है, गला बैठ गया, sorry about that, plus 2m minus 4m square minus 4 4 are 16 m and minus हमारे पास क्या बनेगा, let me check, 4 3 are 12, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। और अब ये साइन क्यों चेंज हुए हैं बच्चे, मैं इसमें इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको आइडिया हो गया होगा, ये मेरे बाकी टैब्स भी ओपन ना हो जाएं। अब इनमें हम लोगों ने जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको या तो काट दें या तो उनको एक साथ लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे नज़र आ रहा है जी कि ये मेरे पास m स्क्वायर है, ये -m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, यानी कि 4m में से हम लोग एक m निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 3m स्क्वायर। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो इधर नेगेटिव का साइन नहीं लगाते। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये 2m है, ये 16m है, 16 में से 2 गए तो हमारे पास 16m में से 2m गए तो हमारे पास बचेगा 16 में से 2 गए तो 14m। और वही बात है, सबसे बड़ी गलती करते हैं, साइन गलत लगाते हैं, इधर प्लस लगा देंगे। माइनस क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 16 है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ गया, ये +1 है और वो हमारे पास आ गया -12, तो ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, -11। नेक्स्ट थिंग, माइनस तीनों में आ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, तो -1 को कॉमन निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर सब का जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाना चाहिए था, जो कि मैं अभी कर नहीं रहा था। और ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 के साथ डिवाइड होगा, और 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो हमेशा 0 रहती है। 0 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास बन गई है जी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास, इसको ज़रा मैं अगर ऐसे लिख लूँ, 3m स्क्वायर, कोई हर्ज नहीं होगा, प्लस 11 इक्वल टू 0। हमारे पास अब आगे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हम लोग फैक्टराइज कर लें, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, हम लोग ग्राफिंग मेथड इस्तेमाल कर लें, हम लोग इसमें एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन मुझे इधर एक पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि 11 और 13 है, 33 हो जाएगा, और 11 में 3 जमा करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 14। सो आई विल गो विद द फैक्टराइजेशन मेथड। 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11m, यहाँ पर प्लस 3m और प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे की है, आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप बता देना, मैं आपको डिटेल से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कोई 4 एक दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे बताना है आपने, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म में से ये क्या हो गया, फर्स्ट 2 हमारे पास टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है,
फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास बच्चे m कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग m को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास अंदर बचेगा जी 3m प्लस 11, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 तो निकलेगा ही निकलेगा। 3m प्लस 11 equal to 0, so we will have 3m plus 11 and m plus 1 equal to 0। अच्छा, अब लास्ट टाइम भी आई गेस मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर ये डिवाइड स्ट्रेट लाइन या कोमा लिख के 3m प्लस 11 जो भी आता है और इधर हमारे पास m प्लस 1 है, इनको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट क्यों करते हैं? तो इसकी एक सिंपल सी रीज़न है, दो टर्म्स हैं, एक ये है दूसरी ये है, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगी तभी जाके आपके पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ रहा है, इसलिए हम लोग दोनों को ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। अब इधर से m की वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट निकालें या स्टेप बाय स्टेप? वाई नॉट स्टेप बाय स्टेप, ताकि वीडियो का ज़रा वॉच टाइम भी बढ़े अगर आप लोग देखते हो तो। ये m की एक वैल्यू आ गई और इधर से हमारे पास m की आ जाएगी बच्चे दूसरी वैल्यू। m की दो वैल्यूज़ क्यों आई हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में छुपी हुई, वो ये कि हमारे पास किधर गया ये m जो है और इधर भी m है, मल्टीपल टाइम m है। m की हमारे पास तीन वैल्यूज़ आने की रीज़न यही है कि हमारे पास m का स्क्वायर बन रहा था किधर, ये देख, डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद हमारे पास m का स्क्वायर बन रहा था। अब m का स्क्वायर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जितनी डिग्री होगी बड़ी उतने ही आपके आंसर आएंगे। लेट से अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ गई है x की पावर 100, पॉसिबल भी हो सकता है, तो हमारे पास उस x के 100 आंसर आएंगे थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमने कोई चीज़ अननोन वैल्यू है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके 100 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप लोगों ने वो मूवी है, क्या नाम है उसका, बड़े मज़े की एक मूवी है 2019 में आई थी, एवेंजर्स एंड गेम में, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का एक कैरेक्टर था, उन्होंने पता नहीं 14 बिलियन पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट की थी और उनमें से एक ही थी जो ठीक थी। सेम आप इनमें से वही कर लेते हैं कि 100 आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन हो सकता है उनमें से सिर्फ एक ही वाली ठीक हो। अब पता नहीं आपको रेफरेंस समझ आया है या नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड लेट मी चेक अगेन कि मेरे पास जो आंसर आया है कि क्या वो ठीक आया है या गलत आया है। आंसर ठीक आया है जी। ओके सो बच्चों, दिस वाज फॉर टुडे, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट करता ना कि हम लोगों ने सवाल किए थे। इरादा मेरा ये था कि मैंने पूरी एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह मुकम्मल करनी है, लेकिन गला भी बैठने लग पड़ा है, तो आप भी जाहिर सी बात है कि बर्न आउट होने के स्टेज पर पहुंच के होगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर की समझ आई है, और अगर समझ आई है तो मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में वीडियो के स्टार्टिंग में ये नहीं बता देना कि सर जी वीडियो अच्छी है। पूरी वीडियो देखने के बाद उसमें अगर आपको कोई लगता है कि मैं इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, एक्सेप्ट कि मैं बोलता ज़्यादा हूँ उसके अलावा, तो ज़रूर मुझे अपनी फीडबैक देनी है। टिल देन टेक केयर, दिस इज़ योर टीचर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।